नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसे सुनकर सीना गर्व से चौड़ा भी होता है और दिल में एक गहरी टीस भी उठती है। ये कहानी है भारत के उस दौर की जब हम दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज हुआ करते थे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विचार की यात्रा है। एक विचार जो आसमान तक पहुंचा और फिर राख में मिला दिया गया। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। एक ऐसा नाम जो ज्ञान का पर्याय था, लेकिन जिसका अंत वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि जब नालंदा जला तो हमने असल में खोया क्या। यही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं। वो एक जीता जागता इकोसिस्टम था, एक बौद्धिक राजधानी। और जब वो राजधानी उजड़ी तो उसकी कीमत वो सदियों तक चुकाई गई। तो फिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस महान विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी और कब? इसकी शुरुआत होती है लगभग 5वीं शताब्दी में, मतलब आज से करीब 1500 साल पहले। 1500 साल? हाँ, गुप्त वंश के सम्राट थे कुमारगुप्त, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक राजा का काम नहीं था। अच्छा जी, आने वाले कई गुप्त सम्राटों ने इसे और बड़ा और भव्य बनाया। ये एक पीढ़ियों का प्रोजेक्ट था एक तरह से। और उस समय की दुनिया के बारे में सोचें तो ये और भी हैरान करता है। जब यूरोप अपने डार्क एजेस से गुजर रहा था, तब भारत में ज्ञान की एक ऐसी नगरी बस्तु की थी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। हाँ बिल्कुल। और लोग सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहे थे, वो यहाँ आ रहे थे। कहाँ से? चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया से तो छात्र आते ही थे। हमें ऐसे रिकॉर्ड भी मिलते हैं कि ग्रीस और तुर्की तक से ज्ञान के प्यासे लोग, क्या बात है, इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा करके नालंदा पहुंचते थे। ये तो आज जैसा है, बस बिल्कुल उल्टा। हाँ, आज हमारे छात्र पढ़ने के लिए पश्चिम जाते हैं, तब दुनिया भारत आती थी। और यही थी भारत की असली सॉफ्ट पावर। नालंदा किसी एक धर्म की जागीर नहीं था। हाँ, बौद्ध दर्शन उसका केंद्र था, लेकिन दरवाजे वो हर ज्ञान के लिए खुले थे। हर ज्ञान के लिए? मतलब वहाँ चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, यहाँ तक कि युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। अच्छा। यही विविधता, यही खुलापन उसे ग्लोबल चुंबक बनाता था। और इसका कैंपस, मैंने पढ़ा है कि वो अपने आप में एक शहर जैसा था। हाँ बिल्कुल, एक शहर जो सिर्फ ज्ञान के लिए धड़कता था। कल्पना कीजिए, 10-12 विशाल मंदिर, 300 से ज्यादा लेक्चर हॉल। 300? हाँ, ध्यान के लिए अलग केंद्र, झीलें, बगीचे, और ये सब एक विशाल 4 दीवारी के अंदर। एक समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2,000 शिक्षक रहते थे। 10,000 छात्र? ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो एजुकेशन सिटी थी। बिल्कुल सही शब्द है, एजुकेशन सिटी। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था। आसान? अरे वो तो शायद लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल था। ऐसा क्या था? देखिए, इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो अपने आप में एक मिसाल है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर द्वारपाल खड़े होते थे। और वो द्वारपाल कोई साधारण गार्ड नहीं, बल्कि खुद बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। इंटरव्यू गेट पर ही शुरू? ठीक वहीं पर। वो आने वाले छात्र से कुछ बेहद मुश्किल सवाल पूछते थे। और अगर जवाब नहीं दे पाए तो बस वहीं से विनम्रता पूर्वक लौटा दिया जाता था। कहते हैं कि 10 में से 7 या 8 छात्र तो गेट से ही वापस हो जाते थे। 10 में से 8? लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं था? कई होनहार छात्र तो मौके से चूक जाते होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन शायद उनकी सोच ये थी कि ज्ञान की साधना के लिए समर्पण का पहला प्रमाण यही है कि आप पूरी तैयारी से आएं। अच्छा। ये सिस्टम सिर्फ ज्ञान नहीं परखता था, ये छात्र के जुनून और उसकी गंभीरता को भी परखता था। उनका फोकस क्वालिटी पर था, क्वांटिटी पर नहीं। ये सुनिश्चित करना कि अंदर जो भी आए वो सच में योग्य हो। बिल्कुल, कि वो ज्ञान के सागर में एक नई लहर पैदा करने की क्षमता रखता हो। और उस ज्ञान के सागर का केंद्र था वहां का पुस्तकालय। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, धर्मगंज। धर्मगंज मतलब ज्ञान का पहाड़, और ये नाम उसे बिल्कुल सही दिया गया था। पहाड़ ही था वो। हाँ, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 विशाल कई मंजिला इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत रत्नसागर वो 9 मंजिला बताई जाती है। 9 मंजिला इमारत? उस जमाने में, वो भी सिर्फ एक लाइब्रेरी के लिए? ये तो अविश्वसनीय लगता है।
और उसके अंदर का खजाना? वो तो और भी अविश्वसनीय था। लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां, लाखों? हर विषय पर जो आप सोच सकते हैं, दर्शन, विज्ञान, गणित, साहित्य, योग। कई ग्रंथ तो ऐसे थे जिनकी पूरी दुनिया में कोई और कॉपी मौजूद ही नहीं थी। मतलब वो ज्ञान का इकलौता स्रोत थे। एकलौता। तो जब हम कहते हैं कि वो पुस्तकालय नष्ट हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ कुछ किताबों का जलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आज कोई इंटरनेट के सारे सर्वर्स, गूगल, विकिपीडिया, हर रिसर्च डेटाबेस, सब कुछ एक झटके में हमेशा के लिए डिलीट कर दें। हे भगवान! मानव सभ्यता कितने साल पीछे चली जाएगी। नालंदा के पुस्तकालय का विनाश उस युग का Ctrl+A डिलीट था। लेकिन बिना किसी बैकअप के? बिना किसी बैकअप के। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और इसी माहौल में आर्यभट्ट जैसे विचारक पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे कई महान विचारक या तो यहाँ पढ़े या उन्होंने पढ़ाया या किसी न किसी रूप से यहाँ के बौद्धिक वातावरण से जुड़े रहे। यहाँ की शिक्षण पद्धति रट्टा मारने वाली नहीं थी। यहाँ तर्क, बहस और सवाल पूछने पर जोर था। अच्छा। गुरु और शिष्य मिलकर ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते थे। ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जहाँ ज्ञान सिर्फ बांटा नहीं जाता था बल्कि पैदा किया जाता था। मतलब आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जिस रिसर्च और डिबेट कल्चर पर गर्व करती हैं, वो नालंदा में 1500 साल पहले अपने चरम पर था। कमाल है। वो आधुनिक रिसर्च यूनिवर्सिटी का प्रोटोटाइप था। वो सिर्फ पढ़ाना नहीं, सोचना सिखाता था। और फिर इतिहास का वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1193। हाँ, तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी वो अपनी सेना के साथ उस इलाके में पहुंचा। खिलजी की मंशा सिर्फ लूटपाट या कब्जा करना नहीं थी, उसका एक बड़ा मकसद था, भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक जड़ों पर हमला करना। वो जानता था कि किसी सभ्यता को सच में हराना है तो उसकी ज्ञान की परंपरा को नष्ट कर दो। तो जब वो नालंदा पहुंचा और उसने ज्ञान का ये विशाल सागर देखा, तो उसने क्या किया? उसने वो नहीं देखा जो हम देख रहे हैं। उसने ज्ञान नहीं देखा, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से परे था, जो उसे डरा रहा था। उसे डर लग रहा था। बिल्कुल। उसे लगा कि इन इमारतों में कोई जादुई ताकत या कोई खजाना छिपा है। अज्ञानता अक्सर डर को जन्म देती है और डर विनाश को। और उस डर ने उससे क्या करवाया? एक ऐसा आदेश जो इतिहास पर एक कभी न मिटने वाला घाव छोड़ गया। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, सब कुछ जला दो। बस इतना ही? कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं? अज्ञानता में सवाल नहीं होते, सिर्फ फैसले होते हैं, और उसका फैसला था विनाश। इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी दिल दहला देती है। कहते हैं कि धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगाई गई और वो आग बुझी नहीं। हाँ, इतिहासकारों के अनुसार उस पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थीं, इतनी कि आग 1-2 दिन या हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने? ये कल्पना से भी परे है। मैं बस सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मंजर कैसा रहा होगा। 3 महीनों तक हवा में जलती हुई स्याही और कागज की गंध, आसमान पर छाया धुएं का वो काला बादल, और हजारों छात्र और आचार्य अपनी आंखों के सामने सदियों की मेहनत और ज्ञान को राख बनते देख रहे होंगे। ये सिर्फ पांडुलिपियों का जलना नहीं था। नहीं, ये सपनों का, उम्मीदों का और भविष्य की अनगिनत संभावनाओं का जलना था। उन लपटों में क्या क्या था हम कभी नहीं जान पाएंगे। शायद चिकित्सा के ऐसे रहस्य जो आज भी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते थे, खगोल विज्ञान के ऐसे सूत्र जो ब्रह्मांड के राज खोल सकते थे, गणित और योग का वो ज्ञान जो हमेशा के लिए खो गया। और इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा भारत पर। बहुत बहुत गहरा। भारत की ज्ञान परंपरा की रीढ़ ही तोड़ दी गई। बहुत मुमकिन है कि जिन चीजों को सदियों बाद पश्चिम में नई खोज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया, उनका विस्तृत ज्ञान उन पांडुलिपियों में पहले से ही मौजूद हो। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत का नुकसान था। लेकिन कहानियां राख पर खत्म नहीं होती है। कहते हैं ना कि चिंगारी कहीं दबी रह जाती है। बिल्कुल। सदियों की खामोशी के बाद आजाद भारत ने अपनी इस खोई हुई विरासत को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। हाँ। साल 2006 में
भारत सरकार ने कई एशियाई देशों के सहयोग से नालंदा को फिर से स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। और 2014 में उसी प्राचीन भूमि के पास एक नए आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना काम शुरू किया। हाँ, और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का दोबारा बनना नहीं है, इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ वो बहुत गहरा है। क्या? ये दुनिया को भारत का संदेश है कि तुम इमारतों को जला सकते हो, किताबों को राख कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के विचार को मार नहीं सकते। वो फिर से अंकुरित होगा। लेकिन क्या आज का नालंदा, क्या वो उस पुराने विचार को सही मायने में फिर से जीवित कर सकता है? क्या वो गौरव वापस पाना संभव है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस पैमाने को छूना शायद संभव ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो मशाल फिर से जलाई गई है। उस बौद्धिक इकोसिस्टम को फिर से बनाना सबसे बड़ा काम है, पर ये अपनी जड़ों पर दावा करने जैसा है। ये एक प्रतीक है कि भारत अपनी विरासत को भूलता नहीं। पर हमला नहीं था। ये हमारी सभ्यता की आत्मा पर, हमारे पुरखों के ज्ञान पर, हमारी पहचान पर एक हमला था। तो एक बौद्धिक नरसंहार, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।